राजस्थान के एक सुनसान रोड से किसी को गुजरने वाले को कचरे के ढेर में एक बोरी सी नज़र आती है। वो जब करीब जाके उसे खोलता है तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसमें एक लड़की की मैयत होती है। जल्दी जल्दी पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है। पुल के नीचे जो कचरा पड़ा होता है वहाँ पे वो बोरी होती है, बोरी को उठाते हैं, वहाँ पे एक मैयत निकलती है और मैयत की हालत अभी बिल्कुल ठीक होती है। लड़की पहचानी जा सकती थी कि कौन है। वो लड़की की तस्वीरें लेते हैं और लड़की को हॉस्पिटल ले जाते हैं। 2 दिन के लिए घर वालों का इंतज़ार किया जाता है। दाएं बाएं जो होते वायरलेस चलाई जाती है ताकि जो भी लड़की कहीं पे गुम हुई है, मिसिंग हुई है, उसके घर वाले आ सकें, लेकिन कोई भी नहीं आता। 2 दिन बाद वो पोस्टमार्टम करवाते हैं तो उनको पता चलता है कि लड़की का गला दबा के कत्ल किया गया। नाज़रीन ग्रामी, अब कुछ राख तो था नहीं पुलिस वालों के पास, किसको पकड़ें किसको ना पकड़ें। खैर, अपनी तफ्तीश वो चालू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ज़ाहिर बात है जिसने भी इसको कत्ल किया होगा, यहाँ पे फेंक के गया है, वो रेंट की गाड़ी के ऊपर तो आए नहीं होंगे या बस वगैरह के ऊपर तो आए नहीं होंगे, वो अपनी गाड़ी के ऊपर आए होंगे, क्योंकि लाश को कोई गाड़ियों में लेके तो बदल बदल के नहीं आ सकता। तो जो भी आया होगा अपनी गाड़ी में आया होगा। तो सारी बात, अगर वो आए होंगे तो किसी होटल में ठहरे भी होंगे या किसी होटल से खाना भी खाया होगा, किसी पंप से डीजल भी डलवाया होगा। ये सब कुछ तो उन लोगों ने किया ही होगा। ये सोच के वो दाएं बाएं वाले जितने भी रोड होते हैं, होटल होते हैं, सब के कैमरे छान मारते हैं, लोगों से पूछते हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता। लेकिन एक होटल का एक वेटर बताता है कि भाई यहाँ पे एक सफ़ेद कलर की गाड़ी थी, वो 2-3 दफ़ा 1-2 मिनट के अंदर अंदर इधर से वापस गई, फिर घूम के आई, वापस गई, फिर घूम के आई। 2-3 मरतबा ऐसे हुआ। तो पुलिस वालों ने पूछा कौन सी गाड़ी थी। उसने बोला कि भाई मुझे गाड़ी का नहीं पता कौन सी थी, कलर कौन सा था, वाइट था, नंबर क्या था, भाई मुझे नंबर का भी नहीं पता कि कौन सा नंबर था, लेकिन वाइट कार थी। तो पुलिस वालों को एक तो क्लू मिल जाता है कि चलें जी वाइट कार थी। वो मज़ीद बताता है कि कार का जो शुरू वाले 2 पहले हिस्से से DL वाले थे, यानी ये तो कंफर्म हो गया कि वो दिल्ली से आई हुई कार थी। अब पुलिस दिल्ली वाले रोड के ऊपर जाती है और जितने भी रास्ते में टूल प्लाजे आते हैं सब की चेकिंग करते हैं। आखिर उन्हें काफ़ी ज़्यादा कारें नज़र आती हैं जो दिल्ली के नंबर वाली होती हैं। नाज़रीन ग्रामी, वो सारी कारों का डाटा लिखते हैं। लिखने के बाद दिल्ली पुलिस से रब्ता करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कारों की डिटेल में इकट्ठी कर दी जाए, और साथ में बताते हैं कि हमें यहाँ पे एक मैयत मिली है, लड़की की लाश। तो अगर किसी 27 से 30 साल की लड़की की मिसिंग की रिपोर्ट है तो वो हमें ज़रूर बताई जाए। नाज़रीन ग्रामी, उसी टूल प्लाजे के ऊपर तस्वीरें खींचते हुए एक गाड़ी का नंबर जो था DL से शुरू होता था, जिसके ऊपर उन लोगों को शक था कि उसी रोड की तरफ से आ रही थी, वो उस गाड़ी की डिटेल निकालते हैं तो वो सुनैना गुप्ता के नाम की निकलती है। नज़रीन ग्रामी, वो उस गाड़ी की तस्वीर ले लेते हैं। उसके बाद दिल्ली में जो उन लोगों ने वायरलेस करी होती है, दिल्ली थाने से एक रिपोर्ट आती है कि एक लड़की मिसिंग है जिसकी उम्र 27 से 28 साल है। नज़रीन ग्रामी, दिल्ली पुलिस से राजस्थान की पुलिस तस्वीरें मंगवाती है और तस्वीरें मैच करती हैं तो वो तस्वीरें मैच हो जाती हैं। फ़ौरन एक टीम राजस्थान से दिल्ली के लिए निकलती है और दिल्ली पहुंच के दिल्ली पुलिस को साथ लेते हैं और जिस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट होती है उसके घर जाते हैं। घर वालों से जाके पूछते हैं तो वो बताते हैं कि हमारी बेटी का नाम प्रियंका खत्री था, 27-28 साल उनकी उम्र थी। वो घर से ATM से पैसे निकलवाने के लिए गई थी और उसके बाद वापस नहीं आई। 14 मार्च का ये वाक़या था। तो 14 मार्च को रात तक हम इंतज़ार करते रहे। जब वो वापस नहीं आई तो हमने जाके मिसिंग की कंप्लेन कर दी। तो जिस दिन मैयत मिली थी वो 16 मार्च थी। नाज़रीन ग्रामी, पुलिस वालों ने उनको बताया कि आपकी बेटी की मैयत मिली है राजस्थान से। तो उनकी लाश उनके हवाले कर दी गई सैंपल वगैरह लेने के बाद। नाज़रीन ग्रामी, मज़ीद उसके घर वालों से पूछा गया कि आखिर वो क्या करती थी, किधर आती जाती थी, उनका किन से दुश्मनी वगैरह थी तुम लोगों की, या किसी से मुखालफत थी, क्या था। तो उसके घर वाले बोले दुश्मनी तो खैर किसी से नहीं थी, लेकिन वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। कोई 8-9 साल से बच्चों के घर जाके अलग-अलग घरों में जाके ट्यूशन पढ़ाया करती थी। नाज़रीन ग्रामी, पुलिस वालों ने जितने भी घरों में वो ट्यूशन पढ़ाती थी सब घर वालों को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। लिखने के बाद वो एक एक घर में जाके उनका इंटरव्यू लेते, पता करते, बातें नोट करते, हर चीज़ उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही वो एक घर में जाते हैं, जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं तो एक औरत अंदर से बाहर आती है। तो वो उससे नाम उसका पूछते हैं तो वो कहती सुनैना गुप्ता। पुलिस वालों की नज़र में फ़ौरन वही गाड़ी की तस्वीर आ जाती है कि वो भी इसी एड्रेस के और इसी नाम के ऊपर बोली थी। खैर, वो पुलिस वाले ये बात उस लड़की को नहीं बताते, अंदर चले जाते हैं। कहते हैं हमने प्रियंका खत्री के बारे में आप लोगों से कुछ पूछना है।
तो वो बताती है कि वो हमारे घर में पिछले 7 साल से आती है, हमारे 2 बच्चे हैं, उनको वो ट्यूशन पढ़ाती हैं, ट्यूशन पढ़ाने के बाद वो चली जाती है, बस यही सब कुछ है और कुछ नहीं। तो वो कहते हैं अपने खामद को बुलाओ, हमने उससे बात करनी है। तो उसके खामद का नाम होता है कपल गुप्ता। वो अपने खामद को फ़ोन करती है, उसका खामद घर आ जाता है। तो वो फिर पुलिस वालों को वही स्टोरी सुनाते हैं कि हमारे 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी मिल के हम जो हैं वो ट्यूशन पढ़ाती हैं हमारे घर से पिछले 7 साल से। तो बस ट्यूशन पढ़ाने के बाद वो वापस चली जाती है। पुलिस वाले फिर पूछते हैं कि इस नंबर की गाड़ी आपकी है? तो वो कहते हैं हाँ। तो वो कहते हैं ये राजस्थान में क्या कर रही थी? वो तस्वीर दिखाते हैं टूल प्लाजे की उनको कि ये आपकी गाड़ी राजस्थान में क्या कर रही थी। तो सुनैना गुप्ता जो होती है वो आगे से कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है देखें मैं कहीं पे भी नहीं गई थी, ना मैं कहीं पे गाड़ी लेके गई थी, मैं तो घर में ही थी, कंफ्यूज होकर बताती है। तो पुलिस वाले इस चीज़ को नोटिस करते हैं। वो कहते हैं तो फिर आप घर में थी, गाड़ी आपकी कैसे गई? तो आगे सुनैना गुप्ता कहती ये मुझे नहीं पता, ये मेरे खामद आगे से बताएंगे। तो उसका खामद भी कंफ्यूज हो जाता है। पुलिस वाले थोड़ी सी सख्ती करते हैं कि हमें सब कुछ पता चल गया है, आप लोग खुद ही बता दें तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें दूसरा तरीका भी आता है निकलवाने का। तो अब उसका खामद बताना शुरू कर देता है। कहता है जी वाक़या कुछ यूँ है कि प्रियंका खत्री ने जब मेरे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो उस टाइम मेरी बीवी बाहर जॉब करने जाती थी, जिस टाइम वो बच्चों को पढ़ाने आती थी। तो अक्सर दोपहर को मैं घर आ जाया करता था, तो बच्चे थे उनको तो इन चीज़ों का पता नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी प्रियंका गुप्ता से फ्रेंडशिप हो गई और हमें खुला टाइम भी मिलने लगा, क्योंकि मेरी बीवी तो सारा दिन बाहर काम पे रहती थी, शाम को आती थी, लेकिन वो दोपहर के टाइम पढ़ाने आती थी। जब वो आती थी तो हमारा उसके साथ काफ़ी अच्छा तल्लक बन गया। 7 साल मेरा और उसका रिलेशन चला। 7 साल बाद जब भी उसके घर में कोई रिश्ता आना, कभी मैंने और कभी उसने, हम दोनों ने मिल के रिश्ता तोड़वा देना। पहले तो ये सब कुछ ऐसे चलता रहा। बाद में आके उसने मुझे बोला कि तुम मुझसे शादी करो। मैंने उसे बताया कि मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो ये चीज़ समझना भी बंद होगी। उसने बोला कि एक दिन मुझे बोलती क्यों ना तुम्हारी बीवी को हम कत्ल ही कर दें, जब वो मर जाएंगी तो फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, तुम्हारे बच्चे भी हमारे हो जाएंगे और तुम्हारी बीवी भी रास्ते से हट जाएगी। तो जो होता है उसका आशिक कपल गुप्ता, वो कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं अपनी बीवी को कैसे कत्ल करूँगा, मेरे बच्चों की माँ है और मेरी बीवी भी है। लेकिन वो उसे मजबूर करती है। वो कहता है कि मैं ये कत्ल नहीं कर सकता। वो कहती ठीक है, या तुम मुझे 50 लाख रुपया दो, नहीं तो मैं तुम्हारी बीवी को जाके बता दूंगी और बाकी सब लोगों को बता दूंगी, तो या तुम अपनी बीवी को कत्ल करके मुझसे निकाह करो। तो अब जो कपल गुप्ता साहब होते हैं वो कहते हैं मैं डर जाता हूँ, मैं आके अपनी बीवी को सब कुछ बता देता हूँ कि इस तरह मेरा इसके साथ तल्लक था। पहले तो मेरी बीवी मुझसे नाराज़ होती है, बाद में बीवी आगे से कहती है सुनैना गुप्ता कि हम प्रियंका खत्री को ही कत्ल कर देते हैं। पहले तो मुझे ये प्लान अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब बीवी रिक्वेस्ट कर रही होती है कि देखो वो भी तो तुम्हें कत्ल करने का बोल ही रही है ना कि तुम अपनी बीवी को कत्ल कर दो या 50 लाख रुपया दो, तो या तुम मुझे कत्ल करो या फिर अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी उसके ऊपर लौटा दो। तो पहले भी तुम इतने अरसे से उसके साथ तल्लक में रहे हो, इतने पैसे उसे खिलाते रहे हो, क्योंकि वो एक कपड़े का अच्छा बिजनेसमैन था। 40 से 50 हज़ार रुपये महीने का ख़र्चा देता था वो प्रियंका खत्री को। नाज़रीन ग्रामी, होता कुछ यूँ है कि कपल गुप्ता मान लेता है अपनी बीवी की बात और अपने 2 मुलाजमों को तैयार करता है कि उनको साथ मिला लिया जाए, ताकि अकेले से तो संभाली नहीं जानी। वो अपने मुलाजमों 2 को साथ मिलाता है, दिन के टाइम उन्हें अच्छी खासी शराब पिलाता है। शराब पिलाने के बाद वो उनको साथ लेता है, घर से बाहर निकलता है और प्रियंका खत्री को बाहर आके मैसेज करता है कि बाहर आओ, हमने कहीं पे घूमने जाना है। वो बाहर आ जाती है, उसको साथ अपने गाड़ी में बिठा लेता है, फ्रंट वाली सीट पे पीछे 2 नौकर बैठे होते हैं। तो राजस्थान की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। अब वो गाड़ी में भजन लगा लेता है ताकि किसी को कोई शक ना हो या इनके चीखने की आवाज़ें बाहर ना हो, आवाज़ ऊंची कर देता है। और दूसरा उसका मकसद ये होता है कि अगर सॉन्ग वगैरह लगे हुए तो फिर तो लोग नोटिस करेंगे कि कोई शराबी हैं, शराब पी के गाड़ी लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर ना लगे होंगे, भजन वगैरह लगे होंगे, तो कोई शक भी नहीं करेगा, सोचेगा शरीफ फैमिली। ऐसे वो जा रहे होते हैं कि पीछे से दोनों नौकर प्रियंका गुप्ता के ऊपर झपट पड़ते हैं। प्रियंका खत्री को वो काबू कर लेते हैं थोड़ी देर में, और काबू करने के बाद उसका गला दबा के उसे कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद एक सुनसान रोड पे जाते हैं और जाके एक बोरे में ही उसकी मैयत को गाड़ी के अंदर बैठे ही बोरे में बंद करते हैं। बोरे में बंद करने के बाद एक सुनसान रोड में जाके पुल के नीचे फेंक देते हैं, कचरे में। नाज़रीन ग्रामी, फेंकने के बाद वो वापस आते हैं राजस्थान शहर में और 2-3 चक्कर लगाते हैं एक ही सड़क के बार बार। उनका मकसद ये होता है कि कोई अगर नोटिस करे तो वो ये चीज़ नोटिस कर ले कि कोई घूमने फिरने आई हुई फैमिली है, कोई घूम फिर रहे हैं बस।
लेकिन यही उनकी गलती होती है। बस जब वो घूम फिर रहे होते हैं, एक वेटर ने उन्हें देख लिया होता है, नोटिस कर लिया होता है कि गाड़ी बार बार आ जा रही है। पुलिस वाले भी कहते हैं कि हमें सिर्फ यही एक क्लू मिला, अगर ये ना मिलता, हमें वो मुलाजिम ना बताता कि इनकी गाड़ी बार बार घूमती रही इधर, या ये ना घुमाते, तो कभी पता ही नहीं चलना था कि लड़की की मैयत किधर से आई है, कहाँ से मिसिंग हुई है, कौन लेके आया, कौन छोड़ के गया। खैर, अब सुनैना गुप्ता और कपिल गुप्ता और 2 मुलाजिम, ये चारों अब जेल के अंदर हैं।